हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल JMD ई लर्निंग प्रोग्राम पर। पिछली वीडियो में हमने जहां तक बात की थी, आज उसके आगे की हम बात करेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, वो जाके पिछली वीडियो देख लें, फिर उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आवेश की गणना। किसकी बात करेंगे? आवेश की गणना, मतलब काउंटिंग ऑफ चार्ज। हम कैसे पता कर लेंगे कि किस वस्तु पर कितना आवेश है? ये भी तो जानना ज़रूरी है। अगर कोई वस्तु ले ली हमने, तो हमें पता चलेगा कि इस वस्तु पर इतना आवेश है, इस वस्तु पर कितना आवेश है, हमें जानना भी ज़रूरी है। तो ठीक, तो आप लोगों ने जैसा कि देखा था अभी पिछली वीडियो में, हमने जो बताया था कि कोई वस्तु होती थी और उस पर समान रूप से आवेश का वितरण होता था। ऐसा ही तो होता था। और बताया गया था कि मान लो इस वस्तु पर मान लिया हमने इस वस्तु पर 12 इलेक्ट्रॉन हैं, एक दूसरी वस्तु है। अगर इन दोनों का घर्षण कर दिया जाए तो इस वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन मान लो इस वस्तु पर आ गए। ठीक, और इस पर सामान्य अवस्था में 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे आ गए तो इस पर 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस पर 12 थे, 2 चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बचे। ठीक, आप लोग जानते हैं किसी भी वस्तु पर सामान्य अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। अर्थात इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 प्रोटॉन भी थे, और इस पर 12 इलेक्ट्रॉन थे तो 12 प्रोटॉन भी थे। ठीक, परंतु अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों के जाने के बाद तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और प्रोटॉनों की संख्या 12 है। इलेक्ट्रॉन 10 हैं, प्रोटॉन 12 हैं, अर्थात इस पर प्रोटॉनों की संख्या 2 अधिक है। अगर इस वस्तु पर 2 प्रोटॉनों की संख्या अधिक है तो इस पर 2 प्रोटॉनों कितना धन आवेश होगा। ठीक, इसके आगे, और अगर दूसरी वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ गए तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए, तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 10 प्रोटॉन भी थे, तो 10 प्रोटॉनों द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन तो उदासीन हो जाएंगे। परंतु 2 अन्य इलेक्ट्रॉन जो आ गए हैं उनकी वजह से, जो 2 अन्य इलेक्ट्रॉन आ गए हैं उनकी वजह से इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों कितना आवेश हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों कितना ऋण आवेश हो जाएगा। यही तो हमने ये सीखा कि अगर जितने इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 ही आवेश होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉनों कितना, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 इलेक्ट्रॉनों कितना आवेश। यही तो हमने सीखा, क्योंकि अगर कोई वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा उतना ही तो आवेश का पुनर्वितरण होगा। ठीक, अब यहाँ तक बात हुई थी हमारी, आगे की बात हम करते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक वस्तु है, कोई एक वस्तु है जिस पर कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है तो उस पर 1 ही आवेश होगा। कितना आवेश होगा? 1 ही आवेश होगा। 1 ही मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कितना, अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश। आप मेरे साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नोट बनाना चाहें नोट बना सकते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो 3 इलेक्ट्रॉनों कितना आवेश। अगर n इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो n इलेक्ट्रॉनों कितना आवेश। फिर से देखिए एक बार, अगर किसी वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना आवेश, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन कितना आवेश, अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो 3, 4 इलेक्ट्रॉनों की 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो 5 इलेक्ट्रॉनों कितना आवेश। इसी प्रकार अगर हम बढ़ते जाएं, देखते जाएं, अगर n इलेक्ट्रॉनों की कमी है, n इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता हुए तो n इलेक्ट्रॉनों कितना आवेश हो जाएगा। ठीक, तो हमें फार्मूला क्या मिला, Q इज इक्वल टू Ne, अर्थात आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवेश बराबर आवेश इंटू, अर्थात क्यू बराबर, हमें फार्मूला क्या मिला, Q इज इक्वल टू Ne। ठीक, ये फार्मूला मिला हमें आवेश की गणना करने से। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और जान लें। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर। और ये आवेश की जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस चार्ज होता है इस पर, इलेक्ट्रॉन पर। अगर बात प्रोटॉन की जाए तो प्रोटॉन पर भी इतना ही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश, तो उस पर भी इतना ही होगा, परंतु उसकी जो प्रकृति होगी वो पॉजिटिव होगी, अर्थात उस पर धनात्मक आवेश होता है।
इलेक्ट्रॉन पर इतना ही ऋणात्मक आवेश, परंतु प्रोटॉन पर इतना ही धनात्मक आवेश होता है। ठीक। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9 पॉइंट इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो जहाँ तक बात क्लियर हो गई, अब हम बात करेंगे और आगे की। यहाँ से चले हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, बढ़ जाएं। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है उसकी गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ठीक, तुलना करेंगे इसमें हम, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन समझ रहे हो ना, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया। तो जानेंगे विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। हमने दो कॉलम बना रखे हैं, एक तरफ विद्युत बल है, दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल है। आप मेरे साथ चाहें तो नोट बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, टाइम आपका बिल्कुल नहीं लेंगे। जो विद्युत बल होता है ये आकर्षण का अथवा प्रतिकर्षण का हो सकता है। विद्युत बल की जो प्रकृति होती है ये आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। जो आपका विद्युत बल होगा ये आकर्षण का प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, परंतु जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा यह सदैव ऑलवेज किन्हीं भी दो द्रव्यमानों के बीच अगर ये बल लगेगा तो ये सदैव आकर्षण का ही बल होगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे बात करें। जो आपका विद्युत बल है दूसरा नंबर, यह आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अर्थात निर्भर करने का मतलब ये है, जैसे अगर एक वस्तु है, इधर एक वस्तु है, इनके बीच अगर विद्युत बल लग रहा है, इधर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज, मतलब आकर्षण का बल लग रहा है। अगर हम इनके बीच कोई वस्तु रख दें, कोई लकड़ी, गुटका उटका वगैरह कुछ भी रख दें, कागज, मोम इत्यादि, तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल घट जाएगा, मतलब इस पर इफेक्ट पड़ेगा। विद्युत बल मतलब इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम इन दोनों के बीच कोई अन्य माध्यम रख दें तो बल इफेक्ट पड़ेगा। परंतु द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर, द्रव्यमानों के बीच जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण का वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अब ये दो अगर वस्तुएं हैं, अगर इनको आप चाहे ज़मीन में गाड़ दीजिए, गड्ढा खोद के, तभी इनको जितने न्यूटन का बल लगेगा उतना ही लगेगा। अगर आप इनको चंद्रमा में भी ले जाएं तो वहाँ पर इतना ही बल लगेगा, क्योंकि जो न्यूटन ने जो फार्मूला दिया था, जब बराबर Gm1m2/r², ये तो दिया था। अर्थात इसमें स्मॉल जी तो कहीं है नहीं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मतलब सॉरी, गुरुत्वीय त्वरण का कोई महत्व हो। कैपिटल जी है जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अर्थात ये जो द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अब आगे, ये जो विद्युत बल है, विद्युत बल, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल है। प्रबल है मतलब बहुत शक्तिशाली है, स्ट्रांग है। तो हम बात कर रहे थे जो इलेक्ट्रिकल बल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है, मतलब अधिक स्ट्रांग होता है। जैसे दो वस्तुएं हैं, अगर इनके बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर 1 न्यूटन लग रहा है, मान लो 1 न्यूटन लग रहा है, तो इनके बीच अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता के कारण इनके बीच विद्युत बल जो होगा वो और भी अधिक लगेगा। ठीक, और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह एक दुर्बल बल है, मतलब कमज़ोर है, गरीब आदमी बेचारा। ठीक, यह एक दुर्बल बल है। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे मेरे साथ, आवेश जो होगा आपका, आवेश यानी कि चार्ज जो भी होगा आपका वो सदैव पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक, जो आवेश होगा वो धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। कोई वस्तु है, अब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो प्लस चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो फिर माइनस चार्ज है।
समझे ना। मतलब किसी भी वस्तु पर धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेश हो सकता है, ये कन्फर्म है। किंतु परंतु द्रव्यमान जो होता है मास, परंतु द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। आपसे कोई ये तो नहीं कहता कि भाई -1 किलो आलू दे दो, -5 किलो प्याज दे दो। आप सीधा उससे कहते हैं ना भाई साहब 1 किलो दे दो, 2 किलो। मतलब आवेश जो होगा वो सदैव पॉजिटिव ही होगा। ओ सॉरी, जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, सदैव पॉजिटिव होगा, क्योंकि कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। परंतु आवेश जो होगा वो धनात्मक अथवा ऋणात्मक, धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे, यह बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वाली, क्योंकि अधिकतर लोग चकरा जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। तो मेरे भाई, अगर कोई वस्तु है, क्योंकि आपने आवेश डेफिनेशन क्या पढ़ी है, किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करे। अगर हमारे पास कोई वस्तु ही नहीं है, अगर कोई वस्तु ही नहीं तो आवेश किस पर होगा। और अगर कोई वस्तु है हमारे पास, अगर हम कोई वस्तु या पदार्थ लें, तो फिर निश्चित है कि उस पर द्रव्यमान अवश्य होगा। ठीक, अगर कोई वस्तु लेंगे और वस्तु पर ही आवेश होगा। अब अगर हम वस्तु लेंगे तो फिर उस पर द्रव्यमान तो अवश्य होगा। इसलिए बिना द्रव्य, जो विद्युत बल है, आवेश जो है वह बिना द्रव्यमान के नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई वस्तु है तो उस पर द्रव्यमान जरूर, चाहे भले ही कम हो। इलेक्ट्रॉन भी है आपका, तो उस पर बहुत कम द्रव्यमान होता है भले ही, लेकिन द्रव्यमान अवश्य होता है। परंतु यह बिना आवेश के हो सकता है। परंतु जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यह बिना आवेश के हो सकता है। बिना आवेश का मतलब यह नहीं कि उस पर चार्ज ना हो। चार्ज ना हो मतलब कोई अगर वस्तु है, समान रूप से अगर उस पर घर्षण वगैरह कोई भी प्रक्रिया नहीं कराई गई, तो उस पर समान रूप से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वितरित होते हैं। अर्थात वो एक रूप, समान रूप से क्या होती है, विद्युत उदासीन होती है। कोई वस्तु है, उस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बटे हुए हैं बराबर बराबर, तो विद्युत उदासीन होती है। अर्थात यह बिना आवेश के हो सकती है। मतलब ये आवेशित नहीं है। ठीक, आवेश के होने का मतलब ये है कि यह आवेशित नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगले वीडियो में कूलाम के नियम द्वारा विद्युत बल कि मतलब दो अगर आवेश है तो उनके बीच बल अगर लग रहा है तो कितना लग रहा है, इस बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स वेरी और वेलकम। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते लिखते रहना, अपना ध्यान रखना।